गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की कक्षा 12 की जो हिंदी विषय में आरोह पुस्तक है, उसमें फिराक गोरखपुरी और उनकी कविताओं के बारे में। फिराक गोरखपुरी जो कि एक शायर भी हैं और एक कवि के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं, और इनके जीवन परिचय को जान लेते हैं। फिराक गोरखपुरी जो हैं, इनका मूल नाम जो है वो है रघुपति सहाय फिराक, और नाम इनका फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन मूल नाम जो है वो है रघुपति सहाय फिराक। जन्म हुआ है इनका 28 अगस्त सन 1896 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, और इसी वजह से इनके नाम के पीछे गोरखपुरी उपनाम जुड़ गया और इनका नाम बन गया फिराक गोरखपुरी। अब इनके थोड़े से जीवन परिचय की अगर मैं संक्षेप में बात करूं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, तो जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो रामकृष्ण की जो कहानियाँ थी उससे इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करी है, और उसी में इनकी बहुत रुचि भी थी बाल्यकाल में। इसके बाद की जो शिक्षा थी इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी में ली, अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करा। इसके बाद 1917 में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित भी हुए थे, लेकिन उस समय देश स्वराज की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा था, तो स्वराज आंदोलन के लिए इन्होंने 1918 में डिप्टी कलेक्टर जैसे पद से त्यागपत्र भी दे दिया था, जो कि आज के समय में कई युवा लोगों का सपना होता है। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष तक ये जेल में भी रहे हैं, और बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो इनके कुछ सम्मान की अगर मैं बात करूं, कुछ इन्हें सम्मान जो मिले हैं हिंदी साहित्य में, विशेष तौर पर अगर मैं बताऊं तो फिराक गोरखपुरी हिंदी और उर्दू दोनों भाषा के मिली जुली शायरी, मिली जुली रचनाएं करने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ सम्मान इन्हें मिले हैं, जैसे इनकी एक रचना है गुले नगमा, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है साहित्य में। इसके अलावा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। कुछ कृतियाँ इनकी बहुत महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, जैसे गुले नगमा, बजमे ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई, और ऐसी बहुत सी अन्य रचनाएं भी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, हम लोग अक्सर पढ़ा करते हैं। इसके साथ साथ फिराक गोरखपुरी का जो निधन हुआ है सन 1993 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार अगर हम फिराक गोरखपुरी की बात करें तो मूल रूप से इनको हिंदी और उर्दू को की कविताओं के लिए जाना जाता है, और इन्होंने हिंदी और उर्दू को एक साथ लाने का प्रयास भी किया है। तो आपके जो पाठ्यक्रम है इसमें फिराक गोरखपुरी की 2 रचनाएं दी हैं या 2 कविताएं दी हैं। पहला जो उसका शीर्षक है उसे हम बोलेंगे रुबाइयाँ। पहला जो शीर्षक है वो है रुबाइयाँ। अब ये रुबाइयाँ क्या होता है इसको जानना बहुत आवश्यक है। रुबाइयाँ एक प्रकार का फारसी छंद है, फारसी छंद है, और इस छंद में क्या होता है, इसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इन 4 पंक्तियों में पहली, दूसरी और चौथी, पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तो तुकबंदी होती है, मैचिंग होती है, लेकिन तीसरी जो पंक्ति होती है वो एक प्रकार से स्वतंत्र पंक्ति होती है, वो बिना मैचिंग के भी हो सकती है। तो इस प्रकार से रुबाइयाँ छंद में लिखी हुई पहले कुछ यहाँ पर रुबाइयाँ दी गई हैं जिसे हम पढ़ेंगे, और उसके बाद इनके द्वारा कुछ गज़लें भी दी गई हैं, उन्हें भी हम इस वीडियो के अंदर कर पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो ऐसा भी संभव है कि हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बना सकते हैं। तो आइए अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे पाठ को। और उससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ। इस
इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि जो रुबाइयाँ होती हैं वे एक प्रकार का फ़ारसी छंद है, और इस फ़ारसी छंद में क्या होता है कि 4 पंक्तियाँ लिखी होती हैं। 4 पंक्तियों में पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तो मैचिंग होती है, तुकबंदी, और तीसरी पंक्ति क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तो इन्हीं रुबाइयाँ छंद में लिखा हुआ ये कुछ यहाँ पर रुबाइयाँ दी हैं, इन्हें हम आज के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जान लेते हैं। देखिए, पहली वाली जो आपका रुबाइयाँ का हिस्सा है, उसमें एक माँ के द्वारा अपने बच्चे को प्यार करते हुए हाथों में झुलाने का वर्णन किया है। क्या कहते हैं, देखो इसमें लिखा है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो देखिए इसका अर्थ क्या बनेगा। पहली इन पंक्तियों में फिराक गोरखपुरी बताते हैं कि एक माँ आंगन में अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने बच्चे को, जिसको चांद का टुकड़ा बताया गया है, को लेकर खड़ी है। आंगन में अपने बच्चे को, प्यारे से बच्चे को लेकर खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और उसको अपने दोनों हाथों पर रखकर झूला झुला रही है। और कभी कभी बहुत अत्यधिक प्रेम आने के कारण वह उसे अपने गोद में भी भर ले रही है। तो यहाँ पर एक माँ के द्वारा अपने बच्चे को, अपने नन्हे से बालक को प्रेम करने का वर्णन किया है। अब आगे क्या होता है, देखिए, रह रह के हवा में जो लौका देती है। कभी कभी बीच में माँ क्या करती है, बच्चे को हवा में लौका देना मतलब उछालना। जैसे हम झूला झूलते हैं तो झूला झूलने में आगे और पीछे को दोलन गति जिसे हम कहते हैं, उसे लौका देना भी कहा जा सकता है। तो इसी प्रकार से माँ जो है वो बच्चे को ऊपर हवा में ऊपर की ओर को उछालती है, कभी कभी बीच में। और जब माँ जो है वो बच्चे को ऐसे ऊपर उछालती है तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो बच्चा बहुत प्रसन्न होकर खिलखिलाकर हंस पड़ता है। और इस खिलखिलाने की वजह से क्या होता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है और पूरे का पूरा आंगन जो है उसकी हंसी से, उसकी खिलखिलाहट से गूंज उठता है। तो क्या है पहली 4 पंक्तियों का अर्थ, कि माँ जो है वो आंगन में चांद के टुकड़े अर्थात अपने बच्चे को लेकर खड़ी है, कभी उसे अपने हाथों पे झुलाती है और कभी उसे अपनी गोद में भर लेती है। कभी कभी माँ जो है अपने बच्चे को बीच बीच में हवा में ऊपर की ओर को उछाल देती है अर्थात लौका देती है। तो उछालने से बच्चा प्रसन्न होता है और बच्चे की खिलखिलाने की हंसी आंगन में गूंज उठती है। अब देखिए आगे क्या दिखाया दूसरे वाले में, नहला के छलके निर्मल जल से। माँ जो है अपने बच्चे को स्नान करा रही है, तो बच्चे को निर्मल अर्थात गंदगी से रहित स्वच्छ पानी से नहला रही है, और बच्चे को पानी में बैठाकर उस पर पानी क्या कर रही है, छलका रही है। एक बच्चे को आप ऐसा समझ लीजिए कि टब में बैठाया और बच्चे को पानी से हल्का हल्का करके गुनगुने साफ स्वच्छ पानी से नहला रही है। उसके बाद नहलाने के बाद उलझे हुए गेसुओं पर कंघी करके, गेसु मतलब होता है बाल, तो जब नहला देती है उसके बाद अपने बच्चे को के जो बाल हैं उन पे कंघी करके उसको सुलझा रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिनाती कपड़े। और नहलाने के बाद माँ अपने घुटनों के बीच में बच्चे को बैठाती है और उसको कपड़े पहनाती है, और जब कपड़े पहनाती है तो बालक बड़े प्यार भरी दृष्टि से अपनी माँ को देखता है। तो इस प्रकार यहाँ पर माँ और बच्चे के प्रेम का वर्णन भी किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले 2 हिस्सों में माँ के द्वारा अपने नन्हे से बालक को नहलाने का बारे में बताया है, और दूसरे में उसे पहले में तो उसको आंगन में खिलाने का वर्णन है, तो दूसरे उसमें नहलाने के बारे में बताया गया है। आइए इसके तीसरे भाग को जानते हैं। तो इसके तीसरे भाग में फिराक गोरखपुरी
दीपावली के बारे में बता रहे हैं। और दीपावली के त्यौहार में जब घर में प्रसन्नता का एक माहौल होता है, उस माहौल का वर्णन करते हुए फिराक गोरखपुरी बता रहे हैं, दीपावली की शाम घर पुते और सजे। अर्थात दीपावली की शाम है और घर को लीप कर और रंग कर कर बहुत क्या किया गया है, सजाया गया है। जैसा कि हम लोग अपने घरों में दीपावली के त्यौहार में करते हैं, रंग करके अपने घर को सजाते हैं फूल मालाओं से, उसी प्रकार से दीपावली में घर को सजाया गया है। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। बच्चों के लिए चीनी के बने हुए खिलौने जो हम अक्सर दीपावली में खरीद के लाते हैं, जगमगाते लावे मतलब है कि धान की जो खीलें होती है, जिसको खील भी कहते हैं, वो लेकर आए हैं बच्चों के लिए। इसके बाद घर की जो स्वामी है, जो गृहिणी है, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि घर की जो गृहिणी है वो सज धज कर तैयार हो गई है और वो रूपमती मुखड़े पर एक नर्म दमक। और जब वो सच कर तैयार हो गई है तो उसके चेहरे पर उसके सौंदर्य की एक नर्म मतलब बहुत अच्छी सी, बहुत कोमल सी क्या है, आभा अर्थात चमक नज़र आ रही है। और वो जो गृहिणी है वो पूरे घर को प्रकाशित कर रही है दिए जलाकर। साथ ही साथ बच्चों के घरौंदे में जलाती है दिए। घरौंदे मतलब बच्चों के द्वारा रेत में जो छोटे से घर बनाए जाते हैं, उन्हें हम घरौंदे कहते हैं। तो जो गृहिणी है वो पूरे घर में दिए प्रकाशित करने के साथ साथ बच्चों के द्वारा जो छोटे छोटे घरौंदे बनाए हैं उनमें भी दीपक रख रही है। तो दीपावली जो कि रोशनी का त्यौहार माना जाता है, उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर फिराक गोरखपुरी बता रहे हैं कि दीपावली में घर सजे हुए हैं, साफ स्वच्छ बने हुए हैं, उन्हें सजाया गया है। चीनी के बने हुए खिलौने बच्चों के लिए आए हैं, खीलें आई हुई हैं और जो गृहिणी है वो सज धज कर अत्यधिक सौंदर्यवान नज़र आ रही है और वो पूरे घर के अंदर दिए प्रकाशित कर रही है। साथ ही साथ बच्चों के घरौंदों में भी दिए को जला रही है। अब अगले वाले रुपैया में फिराक गोरखपुरी क्या बताते हैं, देखिए यहाँ पर एक बालक की जिद और उसकी जो माँ है अपने बालक की जिद को पूरा करने के बारे में बताया। क्या कह रही हैं, देखो, आंगन में ठुनक रहा है जिद्दाया है। ठुनकना का अर्थात होता है धीरे धीरे रोना। रोने का जो बहाना करते हैं बच्चे जब जिद करते हैं तो रोने का बहाना करते हैं, उसे ठुनकना कहते हैं। तो बच्चे के बारे में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आंगन में ठुनक रहा है जिद्दाया है, कि बच्चा जो है वो आंगन में खड़े होकर ठुनक रहा है और जिद कर रहा है। जिद किस पर कर रहा है? बालक तो हई चाँद पे ललचाया है। और वो जो नन्हा सा बालक है उसको लालच किस पर आया है? चंद्रमा पर। वो चंद्रमा को देखकर जिद कर रहा है कि उसको चंद्रमा चाहिए करके, और अपनी माँ से जिद करते हुए आंगन में खड़े होकर ठुनक रहा है, अर्थात धीरे धीरे रो रहा है। अब माँ जो है वो चंद्रमा तो बालक को दे नहीं सकती, तो माँ ने एक युक्ति सोची। माँ ने क्या करा? दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चाँद उतर आया है। तो माँ ने बालक की हट को पूरा करने के लिए उसके हाथ में एक दर्पण अर्थात एक शीशा दे दिया और उससे कहती है कि देख, इस दर्पण में चाँद उतर आया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो उस बच्चे को उस शीशे में क्या दिखा रहे हैं? चंद्रमा जो है उसकी परछाई को दिखा रही है और इस प्रकार बालक की जो जिद है वो पूरी हो जाती है। उसे लगता है उसको चंद्रमा मिल गया है। दूसरी तरफ इसका एक अर्थ ये भी बनता है कि माँ जो है वो बच्चे को शीशे में उसी का चेहरा दिखाती है। अब माँ के लिए जो बालक है वो चाँद के टुकड़े के समान है। तो दर्पण में बालक का मुखड़ा दिखाने का माँ का अभिप्राय ये होता है कि देख, मेरे लिए जैसे तो चाँद है, उसी प्रकार से ये जो शीशा है उसके अंदर जो दिख रहा है वो अभी चाँद ही है। तो इस प्रकार से माँ जो है वो बालक की जिद को पूरा करने का प्रयास करती है और बालक को भी प्रसन्नता होती कि उसको चंद्रमा की प्राप्ति हो गई, चंद्रमा मिल गया है, और वो खुश हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पूरी की पूरी रुबाइया में हम देखते हैं कि वात्सल्य रस का बहुत अधिक प्रयोग कर रहे हैं फिराक गोरखपुरी।
और इसके जो आखिरी हिस्सा है, आखिरी भाग है, उसमें रुबाइयाँ के माध्यम से शायर फिराक गोरखपुरी ने रक्षाबंधन के त्यौहार का वर्णन किया है। देखिए, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ये भाई बहन के बीच में एक मधुर बंधन के रूप में जाना जाता है और सावन के महीने में आता है। तो कह रहे हैं सावन के महीने के समय में आने वाले त्यौहार रक्षाबंधन के बारे में बताते हुए फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं कि रक्षाबंधन की सुबह, रक्षाबंधन के त्यौहार की सुबह रस की पुतली अर्थात रस से भरी हुई, कहने का मतलब है कि प्रेम से भरी हुई बहन जो है वो तैयार है बिल्कुल अपने भाई को राखी बांधने के लिए। और बाहर जो मौसम है वो कैसा है? छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। घटा मतलब होता है बादल, और आसमान में हल्की हल्की क्या हैं? घटाएं अर्थात बादल छाए हुए हैं, क्योंकि सावन के महीने में आता है और सावन का महीना बरसात के लिए ही जाना जाता है। तो जो उसकी नन्ही सी बहन है वो रस की पुतली के समान है और वह रक्षाबंधन के लिए बिल्कुल अपने भाई को राखी बांधने के लिए एकदम तैयार है। अब बहन के बारे में बताते हुए क्या कह रहे हैं, देखो, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। लच्छे अर्थात होता है राखी के सुनहरे डोरे होते हैं, और पैरों में जो सुनहरी पायल उस बहन ने पहनी है उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जो बहन है उसके पैरों के जो लच्छे हैं वे भी बिजली के समान चमक रहे हैं। फिर आगे बताते हैं कि भाई के है बांधती चमकती राखी। जो बहन है वो अपनी भाई के कलाइयों पर राखी बांधती है, और वे जो राखी है जो बिजली के समान चमकते हुए छल्लों के रूप में नज़र आ रही है, और जब अपने भाई की कलाई पर उसको बांधती है तो ये छल्ले, ये राखियाँ और भी अधिक चमक उठती हैं, और भी अधिक उनकी जो चमक है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भाई और बहन के बीच के प्रेम का वर्णन करते हुए रक्षाबंधन के बारे में फिराक गोरखपुरी बता रहे हैं। तो हमने फिराक गोरखपुरी की इन रुबाइयों का अर्थ जान लिया है, और अब जान लेते हैं थोड़े से इसके काव्यगत सौंदर्य के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत बार इन जो रुबाइयाँ हैं इनमें से पूछा गया है। कई बार इससे संबंधित प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, कई बार पैराग्राफ देकर उसके प्रश्नोत्तर आपको हल करने होते हैं, और कई बार इस पैराग्राफ के जो काव्यगत सौंदर्य है उसके बारे में आपको लिखना होता है। आइए जानते हैं कुछ काव्यगत सौंदर्य से संबंधित बातों को। देखिए, जैसे इसका पहला वाला जो भाग है, आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी वाला जो भाग है, जिसमें एक माँ और अपने बच्चे, उसका जो बालक है, उसके बीच के प्रेम का वर्णन करते हुए फिराक गोरखपुरी बहुत सुंदरता से उसका वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर पहली लाइन में लिखा है चाँद के टुकड़े। देखो, यहाँ पर बालक नहीं लिखा है, लिखा है कि आंगन में लिए चाँद के टुकड़े की खड़ी। कहने का अर्थ है कि माँ जो है वो चाँद के टुकड़े को लेकर आंगन में खड़ी है, और जो माँ के लिए जो बच्चा है वो चाँद के टुकड़े के समान ही होता है। तो यहाँ पर बच्चा ना कहकर उसको क्या कहा गया है? चाँद का टुकड़ा। इस प्रकार से यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो इसकी जो भाषा है हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप आपको नजर आएगा। साथ ही साथ रह एक ऐसा शब्द है जिसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लौका देना एक ऐसा शब्द है जिसमें कुछ विलक्षण प्रयोग नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर वात्सल्य रस का भी बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। इसी के दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा कंघी करके एक शब्द आया हुआ है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ जो भाषा है बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत प्रभावमयी जो भाषा है उसका प्रयोग किया है। और इसके साथ साथ
घुटनियों में लेकर पिनाती कपड़े, इस प्रकार के कुछ विलक्षण प्रयोग करने वाले शब्दों का प्रयोग भी किया है। जैसे गेसुओं में कंघी करके है, ये भी एक ऐसा शब्द है। यहाँ पर कुछ विलक्षण प्रयोग देखने को मिल रहे हैं, शब्दों का बहुत अच्छा सामंजस्य देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ भी वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा तीसरे वाले अगर हम भाग की बात करें तो दिवाली की शाम घर पुते और सजे वाला जो हिस्सा है, इसमें देखिए, इसमें गृह स्वामी के द्वारा घर को सजाने का वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें बहुत विलक्षण प्रयोग किए गए हैं, जैसे रूपवती मुखड़ा और एक नर्म दमक, ये कुछ विलक्षण प्रयोग वाले शब्द नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे हिस्से की बात करें, अगले हिस्से की बात करें, तो आंगन में ठुनक रहा है जिद्दाया है, इसमें हम देखेंगे तो वात्सल्य रस बहुत ही अधिक अपना प्रभाव डाल रहा है। साथ ही साथ जिद्दाया है ये जो शब्द है, इसमें बहुत विलक्षण प्रयोग नज़र आ रहा है शब्दों का। इसके साथ साथ यदि हम इसके अंतिम भाग की बात करें तो रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली वाला जो भाग है, उसमें देखिए रक्षाबंधन के पर्व का बहुत ही बढ़िया वर्णन यहाँ पर किया है। इसके अलावा हल्की हल्की शब्द बार बार आया हुआ है, तो ऐसे शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। रस की पुतली जो है, इस पर विलक्षण प्रयोग किया गया, अर्थात विलक्षण तरीके से इन शब्दों का सामंजस्य बनाया गया है। और साथ ही साथ इन पूरे जितने भी रुबाइयाँ हैं, इनमें रुबाइयाँ जो फारसी छंद है, इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। वात्सल्य रस का इसमें प्रभाव नज़र आ रहा है। साथ ही साथ भाषा है, हिंदी और उर्दू मिश्रित है, लेकिन बहुत ही प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग फिराक गोरखपुरी के द्वारा किया है। तो इस प्रकार से आप इस पूरे रुबाइयाँ वाले पाठ को आसानी से समझ सकते हैं। आप इनको बार बार इस वीडियोस को देखिए और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों को बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।